हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियस रेशो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। त्रिज्या अनुपात प्रभाव क्या है एवं उपसहसंयोजक संख्या। जैसा कि आप जानते हैं, आयनिक क्रिस्टल के अंदर प्रत्येक आयन एक निश्चित जालक संरचना में लगे रहते हैं। एक उनकी निश्चित संरचना होती है। आयनिक कंपाउंड में हर आयन विपरीत आवेशित आयन से घिरा रहता है। तो कोई भी आयन कितने विपरीत आवेशित आयन से घिरा हुआ है, या हम कह सकते हैं कोई भी आयन के निकटतम विपरीत आवेशित आयन की संख्या उस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाती है। यह समन्वय संख्या विशिष्ट विन्यास को प्रदर्शित करती है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड की संरचना के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी आयंस का अरेंजमेंट। ये दो चीज़ पता होंगी तब हम किसी आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल संरचना को समझा सकते हैं। जो सामान्य कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, जनरली आप जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं वो होते हैं 4, 6, 8। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री होगी चतुष्फल की। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री होगी अष्टफल की है या ऑक्टाहेड्रल, तथा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने पर उसकी ज्यामिति होती है क्यूबिक घनीय। यदि हम किसी मॉलिक्यूल का या किसी आयनिक कंपाउंड का हम जो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं, वह मूलानुपाती सूत्र हमें बताता है कि उस क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात कितना है। लेकिन उसको देखकर हम उसके किसी भी आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर को नहीं समझा सकते। फॉर एग्जांपल, ए बी मॉलिक्यूल है या ए बी क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल हम उसे ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम उसको देखकर ये नहीं बता सकते कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कि ए का धनायन का कितना है या बी का कितना है। हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर जो है उनके दोनों आयंस के रेडियस रेशो का दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर का जो है रेशो कितना है। फॉर एग्जांपल, यदि ए बी है, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। रेशो कितना हो गया? 1:1। यदि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 6। तो हम उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के रेशो को बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बता सकते। यदि कोई ए बी मॉलिक्यूल है, ए बी का नाम ना AB2 मॉलिक्यूल है कोई, यदि कोई AB2 मॉलिक्यूल है, AB2 मॉलिक्यूल है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें ए आयंस की जो संख्या है बी की तुलना में दुगनी है। आयंस की संख्या तो ए की तुलना में बी की दुगनी है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो जो होगा बी की तुलना में ए का कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होगा। यदि बी का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। बी का कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। तो हम जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है हम उसको देखकर सिर्फ उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के रेशो को बता सकते हैं, हम उनका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बता सकते। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनका जो यूज़ है कि भी इतना जो हमने बताया कि उसकी क्रिस्टल संरचना में सहायक होता है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा? जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो निर्भर करता है जो हम क्रिस्टल ले रहे हैं उसके धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात पर। जो हम आयन है जो विपरीत आवेशित आयन से घिरा हुआ है उनके रेडियस के रेशो पर निर्भर करता है, और धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को हम कहते हैं रेडियस रेशो। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर निर्भर करेगा रेडियस रेशो पर। अब ये रेडियस रेशो जो होगा उससे हम उसकी क्रिस्टल की हमें ज्योमेट्री पता चलेगी। हम कहते हैं कि जो भी आयनिक कंपाउंड है वो स्थायी होना चाहिए। स्थायी से मतलब है उसकी जो ऊर्जा है वो न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए 4 फैक्टर्स हैं।
क्योंकि हर आयन विपरीत आयन से घिरा हुआ है। तो जो विपरीत आयन्स हैं उनके बीच में जो है आपस में इस तरह घिरे होने चाहिए कि उनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण हो। जो आकर्षण ज़्यादा होगा तो ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, जो कंपाउंड है वो स्टेबल होगा। क्योंकि वहाँ पर सेम आयन्स भी हैं तो उन समान आयन भी आपस में टच करते हुए हो सकते हैं। तो समान आयन है वो इस तरह से व्यवस्थित होने चाहिए कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए विपरीत आवेशित आयन में, और सेम चार्जेस के आयन्स में जो है रिपल्शन कम से कम होना चाहिए। थर्ड फैक्टर है कि जो आयन्स हैं, जो नेगेटिव आयन्स हैं, उनमें कम से कम आयन घेरना चाहिए, मतलब उनकी कॉम्पैक्ट पैकिंग होनी चाहिए। कि जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर संरचना देखेंगे तो हम देखेंगे हम नेगेटिव आयन्स की अरेंजमेंट करते हैं और उनके जो होल्स हैं उनमें हम धन आयन को फिट कर देते हैं, तो हमारे पास उस तरह से उसकी संरचना आ जाती है। और फोर्थ फैक्टर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कंपाउंड है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो 4 आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के 4 शर्तें हैं। सेम चार्जेस में मिनिमम रिपल्शन, अपोजिट चार्जेस में मैक्सिमम अट्रैक्शन, कॉम्पैक्ट पैकिंग और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, तो वो आयनिक कंपाउंड जो होगा स्टेबल होगा। अब रेडियस रेशो जो है जिससे हमें पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो आयन है वो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, मतलब उसकी एक मतलब आउटर उसका सर्किल है जो फिक्स है। तो यदि हम ये देखते हैं कि रेडियस रेशो से कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी ज्योमेट्री कैसे रिलेटेड है, हम कुछ बता रहे हैं इसमें। देखिए जैसे आप यदि रेडियस रेशो 1.115 तथा इससे कम है तो जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसके अंदर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, और उसके लिए जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, रेखीय ज्योमेट्री होगी। लेकिन जैसे ही उसका रेडियस रेशो 0.115 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा और ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर। यदि 0.225 से कम है तब तक ज्योमेट्री ट्रायंगुलर रहेगी, लेकिन जैसे ही रेडियस रेशो 0.225 हो जाएगा ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, जैसे जिंक सल्फाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। 0.225 से 0.414 से कम तक टेट्राहेड्रल है कि जैसे ही रेडियस रेशो 0.414 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 और उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की। और जैसे ही रेडियस रेशो 0.732 होगा या इससे ज़्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और ज्योमेट्री होगी क्यूबिक या घनीय, जैसे सीजियम क्लोराइड की है, सोडियम क्लोराइड की ऑक्टाहेड्रल सोडियम क्लोराइड की। तो देखिए किस तरह से रेडियस रेशो जो है कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री को प्रभावित करता है या उसको निर्धारित करता है। इससे हम कहते हैं रेडियस रेशो इफेक्ट। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात, जिसे हम रेडियस रेशो कहते हैं, वो क्रिस्टल की ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर को निर्धारित करता है, इसे या उसको प्रभावित करता है। इससे हम कहते हैं रेडियस रेशो इफेक्ट, त्रिज्या अनुपात प्रभाव। अब इसके लिए हम कुछ एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि धनायन ऋणायन से घिरा हुआ है। हमने कुछ ज्योमेट्री बनाई है यहाँ पर, जिसमें हम ये करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होते ही या रेडियस रेशो चेंज होते ही किस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है। पी स्ट्रक्चर है जिसमें धनायन केंद्र में ऋणायन है, ये आपस में टच करते हैं। तो इस समय पर जो है हम कह सकते हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल है वो स्टेबल है। अब यदि इसके लिए रेडियस रेशो मान लीजिए, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मान रहे हैं या हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मान रहे हैं तो उसका रेडियस रेशो 0.414 है, जो हम कह रहे हैं धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात। अब यदि हम ऋणायन का
साइज़ बढ़ा रहे हैं। देखिए धनायन बीच में, ऋणायन, इसको साइज़ बढ़ा दिया हमने। साइज़ बढ़ाने के कारण क्या हुआ है, ऋणायन आपस में टच करते हुए हैं, लेकिन धनायन आपस में, धनायन ऋणायन को टच नहीं कर रहा है। तो आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। रेडियस रेशो क्या हो रहा है, ऋणायन का साइज बढ़ रहा है, रेडियस रेशो कम हो रहा है। यदि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। और जब और साइज बढ़ा देंगे तो हम क्या होगा कि ऋणायन इतने पास आ जाएंगे कि इसमें से एक ऋणायन बाहर निकल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम है। साइज बढ़ाएंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3। मतलब रेडियस रेशो घट रहा है तो एक फिक्स वैल्यू आने तक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑटोमेटिकली घट जाता है। अब यदि हम इसका देखते हैं, हम धनायन का साइज बढ़ा दें तो क्या होगा। धनायन का यदि हमने साइज बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ऋणायन दूर हो गए, आकर्षण बल बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि स्टेबिलिटी घट रही है, हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ऋणायन दूर है, स्टेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन क्या है, यहाँ के बीच में गैप इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे आयंस भी इस पर जुड़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा देगा। यदि 4 है तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के 6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक लिमिटिंग वैल्यू आने के बाद। तो जो इस तरह हम देख सकते हैं किस तरह जो है रेडियस रेशो कोऑर्डिनेशन नंबर को निर्धारित कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी ज्योमेट्री संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझा सकते हैं। इसके लिए हमने एक सिंपल सा हमने ग्राफिकली इसको शो किया है, इसी चीज़ को। रेडियस रेशो 0.225 से कम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ तक है 3। 0.225 होते ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी 4 के लिए, टेट्राहेड्रल। 0.225 से 0.414 है, कम है जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। देखिए 0.414 होते ही कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 6 हो गया, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की। 0.414 से 732 से कम है जब तक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन 732 होते ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, क्यूबिक, घनीय संरचना, जो कि सीजियम क्लोराइड की है। तो किस तरह से रेडियस रेशो जो है कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री को निर्धारित कर रहा है। रेडियस रेशो बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, रेडियस रेशो घट रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर घट रहा है। तो जो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है या आयनिक कंपाउंड है आपके, उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर से इस तरह रिलेटेड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है रेडियस रेशो से। तो इसका पूरा सार ये है कि जो आयनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर जो एक आयन कितने विपरीत आवेशित आयन से घिरा हुआ है, वह उसकी कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यदि पता है तो फिर हम इसका आयंस का पैकिंग देखते हैं, उन दोनों को पता होने पर फिर हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जैसा बताया आपने, ज़रूरत है रेडियस रेशो की। रेडियस रेशो क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की रेडियस का अनुपात, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव रेडियस रेशो। और रेडियस रेशो कितना है उस हिसाब से उस आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता चलेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर से हम निकालेंगे उसकी ज्योमेट्री। तो इस तरह से हम आयनिक कंपाउंड के में रेडियस रेशो और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।